यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में जो अग्निकांड हुआ है उसको देख करके आपको भले लगे कि ये एक हादसा है। दरअसल ये हादसा नहीं बल्कि सिस्टम के संरक्षण में किया गया एक ऐसा कत्लेआम है जिसकी गूंज पूरे देश में हो रही है। और आज हर एक लखनऊ का वासी इस बात का गवाही दे रहा है कि कैसे पूरे सिस्टम ने इस बिल्डिंग को पाला पोसा और बड़ा किया और आज ये उन्हीं 15 मासूम बच्चों का कब्रगाह बन गया। दरअसल अलीगंज के रिहायशी इलाके में खड़ी हुई तिमंजिला अवैध इमारत जिसमें व्यावसायिक काम हो रहे थे, उसमें सोमवार को 15 मासूमों की मौत हो गई। झुलसती हुई लाशें और दम घुटती चीखें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि जब पैसे का रसूख हो, हनक हो, भ्रष्ट अधिकारी एक साथ मिल जाते हैं तो मौत का ऐसा ही तांडव होता है। इस अग्निकांड में बिल्डिंग का मालिक तो जिम्मेदार है ही, इसके अलावा हुक्मरान भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जिसने मानकों के खिलाफ जाकर के कुछ और लोग भी ऐसे हैं जो पूरे मामले में पैसे की गठरी देख करके आंखें मीच करके सुतुर मुर्गी चोंच दबा करके बैठ जाते हैं और इसी के बाद मासूमों की मौत का इस तरह का मंजर सामने आता है। तो आखिरकार इस बिल्डिंग के पीछे कौन लोग हैं, कौन कौन लोग हैं जो इस पूरे महापाप में शामिल हैं, बताते हैं आपको एक एक करके। तो पहले नंबर पर आता है एलडीए, जिसकी भ्रष्टाचार की जड़ों ने यहां पर भी नींव में जंग लगा दी। दरअसल इस महाघोटाले और इस भ्रष्टाचार की जड़ यहीं पर पहली बार पनपी जब 19 जनवरी 2013 को वीरेंद्र प्रताप शुक्ल और उनके भाई सुरेंद्र प्रताप शुक्ल ने इस मकान को खरीदा। करीब 1992 स्क्वायर फीट वाले इस मकान का नक्शा साल 2014 में मकान बनाने के लिए पास कराया गया। तभी इस खूनी इमारत की नींव यूं रख दी गई कि मकान बनाने वाले में एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, क्योंकि यहीं पर भ्रष्टाचार का सीमेंट लगा। लेकिन असली खेल तब हुआ जब इस इमारत को गिराने के लिए एलडीए ने आदेश दे दिए, क्योंकि नक्शा बना था घर का और बना दिया गया कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। एलडीए ने इमारत को अवैध घोषित किया, मुकदमा दर्ज किया। साल 2000 में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन रसूख के दम पर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार करते हुए कॉमर्शियल इस्तेमाल करने के लिए खड़ी की गई बिल्डिंग पूरे सिस्टम को मुंह दिखाती रही, मुंह चिढ़ाती रही। 10 मई 2016 आया, एलडीए ने अवैध इमारत को ध्वस्त यानी डिमोलिशन के आदेश जारी कर दिए। लेकिन रसूख का जादू ऐसा चला कि महज 2 महीने के भीतर ही साल 2016 में ध्वस्तीकरण का जो आदेश था वो निरस्त कर दिया गया। अब जरा सोचिए कि एलडीए के किन अफसरों की जेबें गर्म हुई होंगी। मौत की इस इमारत में आखिरकार किसने अभयदान का एक एक दाना डाला होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि इस दौरान एलडीए के कई वीसी आए यानी उपाध्यक्ष आए और चले गए। कई बार लोगों की नजरें गईं, एलडीए के तमाम अधिकारी इसी रास्ते से गुजरते रहे, लेकिन किसी की नजर नहीं गई। साल 2016 में इसके डेमोलेशन को रोक दिया गया। उस वक्त सत्येंद्र सिंह चार्ज में थे, वही एलडीए के वीसी थे, लेकिन बाद में विवादों में आए और हटा दिए गए। उसके बाद आते हैं पीएन सिंह, जिनका पूरा नाम है प्रभु नारायण सिंह। 2016 जनवरी में इन्होंने कार्यकाल संभाला, 2020 तक रहे, लेकिन कभी इसकी तरफ मुंह तक मोड़ कर नहीं देखा और इस तरफ देखने की हिमाकत तक नहीं की। शिवकांत द्विवेदी आए जनवरी 2020 में और उसके बाद अक्टूबर तक रहे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ और फाइल दबी रह गई। अजय कुमार सिंह आए, उन्होंने भी इस अवैध बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की। कई साल तक रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीच में कुछ दिन पद खाली भी रहा, तब भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया जिसने अतिरिक्त चार्ज संभाला। इसके बाद जुलाई 2024 तक इंद्रमणि त्रिपाठी रहे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और मौजूदा जो आईएएस अधिकारी हैं प्रथमेश कुमार, जुलाई 2024 से एलडीए के उपाध्यक्ष के पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस हादसे के बाद 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें जेई एई जैसे कुछ अधिकारी हैं। तो ये तो बात रही एलडीए की, लेकिन हद एक और पार हो गई कि इस अवैध बिल्डिंग को कनेक्शन बिजली विभाग ने दिया है और यहां भी भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी गई। ओवरलोड का मीटर चालू हुआ और जिम्मेदारी से मुंह फेरू हो गया। दरअसल इस पूरी इमारत में मौत का बारूद इसी बिजली विभाग ने बिछाया। रिहायशी इलाके में अवैध कॉमर्शियल गतिविधियों पर आंख मूंद करके कनेक्शन बांटे गए। लोड बताया गया 20 किलोवाट, लेकिन खपत कितनी थी? 34 किलोवाट। अब जरा समझिए कि उन तारों पर क्या बीतती रही होगी जिन पर करंट गुजरता रहा होगा, गर्माते रहे होंगे और खुद ठंडे पड़ जाते रहे होंगे। लेकिन जब
सीमा से बात पार चली गई तो जल उठे, सुलग उठे और उसके बाद इतना बड़ा कांड कर बैठे। दरअसल स्वीकृत लोड से करीब 2 गुना के आसपास बिजली विभाग के ऊपर लोड था। पूरे परिसर में करीब 10 से ज़्यादा एसी चल रहे थे। इसके अलावा एनओसी में भी खेल हुआ था। सन 2000 में जेई परशुराम, एसडीओ AK मिश्रा, अधिशासी अभियंता जगमोहन की तैनाती के दौरान यहां पर पहली बार कनेक्शन दिया गया था और वही कनेक्शन चलता रहा। विद्युत सुरक्षा निदेशालय की एनओसी ली गई, लेकिन उसके बाद कभी रिन्यूअल भी नहीं कराया गया और उसी कनेक्शन पर सब कुछ चलता रहा। इसके अलावा मालिक के बेटे की भी लापरवाही सामने आई। अखिलेश शुक्ला, जो कि मालिक वीरेंद्र के बेटे हैं, उनसे कई बार पड़ोसियों और किराएदारों ने चीख चीख करके इस बात की शिकायत की कि न्यूट्रल सर्किट ब्रेक यानी एनसीबी बार बार गिर रहा है, लेकिन वीरेंद्र शुक्ल के बेटे अखिलेश शुक्ल बार बार इस शिकायत को अनदेखा करते रहे। रसूख का नशा ऐसा छाया हुआ था कि हर बार चेतावनियों को उन्होंने कचरे के डब्बे में डाल दिया। नतीजा हुआ, तार गर्म हुए, आग लगी और जिंदगियां राख हो गईं। इसके बाद बात आती है बयानों की। तो बयानों की बात करें तो बात यह होती है कि बिजली की डिमांड कोई बड़ा इशू नहीं है। हर बार बिजली विभाग ऐसे मामलों में जुर्माना वसूलता रहता है और जुर्माना वसूला जाता रहा होगा, ये भी बात वाजिब सी है। लेकिन अब हादसा हो गया है तो अब हादसे का जो जुर्माना, जिनकी घर में लाशें गई हैं, उनका जुर्माना कौन भरेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नियम ये कहता है कि 3 महीने से ज़्यादा ओवरलोड होने पर लोड बढ़ता है तो आप मीटर को बढ़वा लीजिए, नहीं हो तो एक नया ट्रांसफार्मर आपके लिए स्पेशल बिजली विभाग रख देता है, लेकिन उसके लिए आपको भुगतान करना पड़ता है। लेकिन विभाग सिर्फ जुर्माना वसूल करके जेबें भरता रहा, लोड नहीं बढ़ाया। इस बिल्डिंग को इतना बड़ा आशीर्वाद क्यों मिलता रहा, जरा बिल्डिंग मालिक के इतिहास को भी जान लीजिए, जिसका रसूख न सिर्फ बड़ा था बल्कि आपराधिक इतिहास भी अब सामने आ चुका है। दरअसल CPMT जैसे, यानी जिसका पहले नाम CPMT था, आज उसका नाम नीट है, उस पेपर लीक में इस व्यक्ति का नाम आ चुका है। सीलिंग ज़मीन के कब्जे तक के मुकदमे, मालिक का इतिहास ही काला है। तो अब आप जरा सोचिए कि ये कालिख क्यों फैली हुई थी और ये काला धुआं इसी वजह से तो नहीं था। दरअसल इस इमारत के मालिक कोई आम लोग नहीं बल्कि दागियों के सरदार हैं। इस बिल्डिंग के दूसरे पार्टनर यानी सुरेंद्र प्रताप शुक्ल का इतिहास आपराधिक है, जालसाजी से भरा हुआ है। CPMT 2015 के पेपर लीक कांड में सुरेंद्र का नाम आ चुका है। सुरेंद्र शुक्ल वही शख्स हैं जिस पर अपनी बेटी को पास कराने के लिए श्री नारायण इंस्टीट्यूट के परीक्षा केंद्र पर साजिश रचकर C सीरीज का पेपर लीक कराने का आरोप लगा था। STF की जांच हुई थी, लेकिन अपनी रसूखदार इमेज और रामेश्वरम इंस्टीट्यूट की धमक के चलते वो बच निकला। इसके अलावा सुरेंद्र और उसके बड़े भाई वीरेंद्र शुक्ल माफिया भी हैं, भू माफिया। जी हाँ, अफसरों के साथ मिलकर के प्रॉपर्टी के धंधे में इन दोनों भाइयों ने मिलकर के करोड़ों रुपए कमाए और इसीलिए इस बिल्डिंग में खरीदा तो इन्होंने रहने के लिए था, रहते दूसरी बिल्डिंग में थे और इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल करते थे। बताया जाता है कि लखनऊ से लेकर के सीतापुर तक गरीबों और किसानों की ज़मीनें औने पौने दामों में खरीदने, हड़पने और सीलिंग की ज़मीनों पर अवैध प्लाटिंग करने का इनका पूरा इतिहास है। अगर 2016 में LDA ने अपना ही आदेश मान करके अवैध इमारत को गिरा दिया होता, अगर बिजली विभाग जुर्माना वसूलने की बजाय कनेक्शन काट देता, अगर अखिलेश शुक्ल ने ट्रिप होते हुए सर्किट ब्रेक को गंभीरता से लिया होता तो आज इतने परिवार उजड़ने से बच जाते। यह हादसा नहीं, व्यवस्था की मिलीभगत से सामूहिक हत्याकांड है या यूं कहें नरसंहार है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।